डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो द नन्स प्रीस्ट की टेल पर मुबनी है जो कि बेसिकली एक एनिमल स्टोरी है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंटरबरी टेल्स, जिसे चौसर का मैग्नम ओपस कहा जाता है, ये मिडिल एज में 1387 से 1400 में लिखी गई। ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इसमें टोटल 24 स्टोरीज बयान की गई हैं और पिलग्रिम्स में श्राइन की तरफ जाते हुए स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट होता है। ये तमाम पिलग्रिम्स लंदन से कैंटरबरी की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, जहां सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन है और ये अप्रैल का महीना है। तो व्यूअर्स, कैंटरबरी टेल्स की तमाम स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ कहानियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द नाइट्स टेल, वाइफ ऑफ बाथ की कहानी, मिलर्स टेल, रीड्स टेल, पार्टनर्स टेल, नन्स प्रीस्ट टेल। और आज की वीडियो नन्स प्रीस्ट टेल के बारे में है। कहानी शुरू करने से पहले प्रोलॉग पर बात करते हैं। नन्स प्रीस्ट टेल शुरू करने से पहले मॉन्क ने कहानी सुनाई थी, तो फिर नाइट कहता है कि अब कोई भी ट्रेजिक स्टोरी नहीं सुनाएगा क्योंकि सब पिलग्रिम्स कुछ लाइट सुनना चाह रहे थे। तमाम पिलग्रिम्स का होस्ट हैरी बेली है, तो हैरी बेली नन्स प्रीस्ट को चूज करता है ताकि वह कोई अच्छी सी कहानी सुनाए। अब तमाम पिलग्रिम्स नन प्रीस्ट को अच्छी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। नन्स प्रीस्ट के साथ प्रायरस और सेकंड नन भी हैं। उन्होंने वाकई ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक पुअर विडो बेवा एक कॉटेज में रहती है। इसकी 2 बेटियां हैं और इसका एक छोटा सा फार्म है। इन सब का पसंदीदा मुर्गा है जिसका नाम चॉन्टिक्लियर है। ये जब भी अजान देता है यानी बोलता है तो चर्च की घड़ी भी इतना एक्यूरेट टाइम नहीं बताती जितनी इसकी आवाज़ की टाइमिंग अच्छी होती है। मुर्ग के खदोखाल कुछ इस तरह से है कि इसका कॉक्सकॉम यानी कलगी कॉर्न की तरह रेड है, इसकी चोंच जेट की तरह ब्लैक है, इसके पर गोल्ड की तरह चमकदार हैं। इस खूबसूरत मुर्गे की 7 मुर्गियां हैं। इसकी सबसे पसंदीदा मुर्गी पर्टिलॉट है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जहन में रखने वाली एक ही बात है कि इस कहानी में तमाम एनिमल्स इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंसानों की तरह बातें करते हैं, अपनी बातचीत में ग्रेट फिलोसफर्स और थिंकर्स को कोट करते हैं। होता कुछ यूं है कि चॉन्टिक्लियर को डरावना ख्वाब आता है और वो जागने के बाद अपनी पसंदीदा मुर्गी पर्टिलॉट से अपना ख्वाब डिस्कस करता है कि उसे किसी लाल रंग के जंगली जानवर ने खा लिया है। तो पर्टिलॉट उसे डरपोक कहती है जो अपने ख्वाबों से भी खौफजदा होता है और हवाला देती है कि एक रोमन फिलोसोफर जिसका नाम कैटो था, वो लोगों से कहते थे कि ख्वाबों से खौफजदा नहीं होते क्योंकि ये फिजिकल वीकनेस की वजह से आते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि मेडिसिन लो और खुद को मजबूत बनाओ। चॉन्टिक्लियर कहता है कि बहुत से ग्रेट फिलोसफर्स ये कह चुके हैं कि ख्वाबों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये अहम होते हैं। कई राइटर्स ने भी लिखा है कि इस दुनिया में कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिनका कत्ल हुआ उनको भी ख्वाब में सिग्नल्स मिला था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यूँ किसी भी ख्वाब को आम नहीं समझना चाहिए। अपनी इस बात के लिए वो बहुत से राइटर्स का हवाला देता है, जैसे मैक्रोबियस, सेपियो, जोसेफ क्रियोसियस एंड मैनी अदर्स। अपनी साउंड रीजंस और रेफरेंस देने के बाद आखिर में वो अपनी मुर्गी पर्टिलॉट की बात मान जाता है और अपने ख्वाब को भूल जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एक रात रसल नामी एक फॉक्स इस फार्म में घुस आती है और छुप जाती है। तो व्यूअर्स, इस स्टोरी में चौसर ने चॉन्टिक्लियर को एडम से कंपेयर किया है क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक पहले ईव ने फिर एडम ने फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया और एडम ने ईव के कहने पर फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया था। और इस स्टोरी में चॉन्टिक्लियर ने अपनी मुर्गी पर्टिलॉट की बात मानकर अपने ड्रीम को इग्नोर किया और आने वाली मुसीबत को लाइट लिया। डियर व्यूअर्स, रसल नामी फॉक्स रात से छुपी हुई थी फॉर्म में। सुबह में जब चॉन्टिक्लियर उठता है और वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को देखने लगता है और झाड़ी की तरफ अचानक देखता है जहाँ एक फॉक्स इसे घूर रही होती है। चॉन्टिक्लियर इसे देखकर खौफजदा हो जाता है और दौड़ने लगता है, लेकिन फॉक्स इससे कहती है कि डरो नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि तुम्हारा बाप एक अच्छा सिंगर था और अपने वक्त में बेस्ट सिंगर्स में से एक था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि देख सकूँ क्या तुम्हारी आवाज़ अपने बाप जैसी है। अब चॉन्टिक्लियर बहुत प्राउड फील करता है और अपना सीना अकड़ा कर, परों को फड़फड़ा कर, आंखें बंद करके, मुंह ऊपर करके गाना शुरू करता है। रसल मौका का फायदा उठाती है, इसे गले से दबोच लेती है। अब मुर्गा आ चुका लोमड़ी की पकड़ में।
अब मुर्गियां ये सब सीन देख रही थी। सब की सब ने डर कर आवाजें निकालनी, चीखो पुकार शुरू हो जाती है। इतना चीखना चिल्लाना तो ट्रॉय की बर्बादी के बाद वहां की औरतों ने भी नहीं किया था जितना इन मुर्गियों ने शोर मचाया। अब मुर्गियों का शोर सुनकर विडो और इसकी बेटियां भागती हुई आती हैं और उनके साथ उनके पेट डॉग्स भी होते हैं। वहां अपने मुर्गे को लोमड़ी के मुंह में देखकर उसे बचाने की कोशिशों में लग जाती हैं। उधर लोमड़ी मुर्गे को दबोचकर भागती है और फार्म के सारे एनिमल्स लोमड़ी के पीछे लग जाते हैं। विडो और उसकी बेटियां भी इसी के पीछे भागना शुरू हो जाती हैं। अब इस सिचुएशन में चौसर अपने पॉलिटिकल सिनेरियो का रेफरेंस देता है कि 1381 में जब पीजेंट रेवोल्यूशन आया था और इसमें लीडर का नाम जैक स्ट्रॉ था। इस रेवोल्यूशन के दौरान जिस तरह लोग जैक स्ट्रॉ के पीछे थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर तमाम एनिमल्स और लोग इस फॉक्स के पीछे भाग रहे थे। चॉन्टिक्लियर इस फॉक्स की स्किल्स जान चुका था और अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल उसी लोमड़ी का अंदाज अपनाता है और फॉक्स को कहता है कि तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तुम भी इन तमाम एनिमल्स को रोक सकती हो, इतना भागना किस काम का। और तारीफों के पुल बांधता है कि तुमने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, कुछ तो बताओ। जैसे ही लोमड़ी मुंह खोलती है, मुर्गा अपनी गर्दन छुड़वाता है और उड़कर दरख्त पर ऊंचा बैठ जाता है। अब लोमड़ी फिर इसकी चापलूसी शुरू कर देती है, मगर चॉन्टिक्लियर इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इस कहानी का मोरल लेसन है नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स, बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स। अब होस्ट हैरी बेली इस कहानी की तारीफ करता है और नन्स प्रीस्ट को कहता है कि इस कहानी के हीरो तुम खुद ही हो, मगर तुम मुर्गियां नहीं रख सकते क्योंकि तुम प्रीस्ट हो। और यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम होता है।